जाएगी। तो मतलब पोल पर क्या होगा, ये जो होती है ना अक्षांश एक रेखा के रूप में नहीं होकर एक बिंदु के रूप में होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा ना एक बिंदु के रूप में होगी। नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर अक्षांश एक बिंदु के रूप में होते हैं, लाइंस के रूप में नहीं रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, इसमें तो इस दोनों को काउंट कर लिया है, यहाँ पर नॉर्थ पोल को भी काउंट कर लिया और साउथ पोल को भी काउंट कर लिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 को घटाना पड़ेगा। ये 2 कहाँ से लाए हैं, तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को हम घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अक्षांश जो होते हैं एक बिंदु के रूप में होते हैं, एक लाइन के रूप में नहीं होते हैं। हमको क्या करना है, अक्षांश रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए इसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद से कितना आ रहा है, 179। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल विषय के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। ये भूगोल का सबसे बेसिक टॉपिक है और भूगोल में और सारी घटनाओं को या तथ्यों को समझने के लिए हमें इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम लोग देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी को इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई देश इस पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, चाहे या फिर किसी देश में कितना समय हो रहा है, ठीक है। कोई देश आगे रहता है समय, कोई देखिए किसी देश में सुबह होती है तो उसी समय किसी देश में क्या होती है, शाम होती है। तो इन सारी घटनाओं को या फिर इन सारी तथ्यों को हम अक्षांश और देशांतर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज हम इस वीडियो में हम लोग केवल अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अगली वीडियो में देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। अब अक्षांश को समझने से पहले हम एक रेखा के बारे में समझते हैं, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्योंकि जो अक्षांश है ना, अक्षांश को हम लोग इसी रेखा या इसी कंसेप्ट के संदर्भ में क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे या उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक ऐसी रेखा की इमेजिन की, एक ऐसे प्लेन की इमेजिन की जो क्या हो, पृथ्वी के ठीक सेंटर से गुजरे या फिर पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरे, जिससे क्या हो, जो अर्थ हो 2 भागों में डिवाइड हो जाए, ठीक है। और दोनों जो पार्ट हो, दोनों का दोनों क्या हो, इक्वल होना चाहिए। मतलब हमने एक ऐसी रेखा की कल्पना की जिससे हमारी पृथ्वी है 2 भागों में बंट जाए, ठीक है। तो उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। देखिए नाम भी इसका कितना शानदार है, इक्वेटर। मतलब इक्वेटर जो शब्द है किससे बना हुआ है, इक्वल शब्द से बना हुआ है। और इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, मतलब बराबर करने वाली रेखा। इंग्लिश में हो गया इक्वेटर। हिंदी में नाम देखिए क्या है, भूमध्य। भू यानी पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, मतलब वैसी रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरे, ठीक है। तो हिंदी का नाम हो गया। और इसी को जो भूगोल की भाषा में इसी का नाम होता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा क्या है, तो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहीं से एक सवाल आ जाए कि वो कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। तो वो कौन सी रेखा है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, उसी का नाम है, ठीक है। अब देखिए अक्षांश को पढ़ने से पहले हमें क्या करते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइन आखिर होती क्या है, ठीक है। किसका कंसेप्ट हमको पढ़ना है, पैरेलल लाइन का। इसी को हिंदी में समांतर या समानांतर कहा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी में नाम क्या होता है, समांतर या समानांतर रेखाएं, ठीक है। तो देखिए 2 रेखाएं हैं, ये क्या है, 2 रेखाएं हैं। और 2 रेखाओं को समानांतर या पैरेलल लाइंस तब कहा जाता है जब उनके बीच की जो ये दूरी है ना, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी कितनी, 4 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर से न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी 4 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 2 रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थिति में समान रहती है तो ये जो दोनों रेखाएं हैं कौन सी लाइन कहलाती है,
पैरेलल लाइंस या हिंदी में समांतर या समानांतर लाइंस कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। चलिए ये कंसेप्ट समझ गए। अब हम लोग आते हैं अक्षांश रेखा पर। अब हम लोग इसी को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और हिंदी में अक्षांश। अक्षांश को समझते हैं, ठीक है। सपोज डैट दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, तो ये इसके ठीक सेंटर से गुजरने वाली भूमध्य रेखा है, ओके। यहाँ पर हमारा क्या पृथ्वी का क्या है, सेंटर है ओ, ओके। ये क्या है, ये ऊपर वाला भाग नॉर्थ है और नीचे वाला भाग क्या है, साउथ है। ये कौन सी भाग है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, पश्चिम, ओके। तो देखिए लैटिट्यूड क्या है, तो ग्लोब पर, ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी को दर्शाने वाला क्या है, एक मॉडल है, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी जैसी है वैसे ही हमने एक आकृति बना दिया है, एक मॉडल बना दिया है और उसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, GLOB, तो ग्लोब है, ठीक है। क्या है, तो पृथ्वी का एक मॉडल है, ओके। तो देखिए ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो अक्षांश लाइन, ये जो अक्षांश है या फिर अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, तो इमेजिनरी लाइन है, मतलब इसी का हिंदी होता है काल्पनिक, ठीक है। मतलब ऐसी कोई रेखा नहीं, ऐसी माने कोई रेखा वास्तव में इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। हमने अपनी सुविधा के लिए, कुछ तथ्यों को समझने के लिए इन रेखाओं की क्या की, कल्पना की, इन्हें मान लिया। तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, वास्तविक लाइन नहीं है, ओके। अब आते हैं, तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसका थोड़ा और सटीक डिफिनेशन क्या बनता है, तो देखिए क्या होता है कि ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं ही क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ओके। तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर जो भूमध्य रेखा है, चाहे जो इक्वेटर है, इसी के समानांतर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वही लाइन क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। तो ये समझ गए अक्षांश रेखाएं। अब देखिए इसका एक और डिफिनेशन होता है और वो डिफिनेशन थोड़ा सा सटीक होता है, ओके। ज्योग्राफी की भाषा में उसका ज्यादा महत्व होता है। वो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है कि किसी बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच की जो कोणीय दूरी होती है ना, वही क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। सपोज दैट मानिए क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, P, ठीक है, और ये क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा में का जो पृथ्वी का केंद्र है ना, वहां से हम क्या करेंगे, कोण की माप, कोण का जो है नापेंगे। तो ये पॉइंट हो गया और ये सेंटर हो गया अर्थ का, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यही ना एंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए सपोज दैट इनके बीच में अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल अगर इस पॉइंट और ये भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का सेंटर है, इनके बीच में 15 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का अक्षांश कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। जितना ही कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही ये क्या होगा, इस बिंदु का अक्षांश हो जाएगा। अब इस बिंदु से पश्चिम से पूरब की ओर हम जो लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, यही लाइन क्या होगी, अक्षांश रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। तो यहां से अक्षांश का 3 परिभाषा निकल कर आता है। पहला क्या है कि ये क्या है, तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। दूसरा क्या है, तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर भूमध्य रेखा इक्वेटर किस पैरेलल के समानांतर खींची गई इमेजिनरी लाइन ही क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और तीसरा डिफिनेशन क्या है कि किसी बिंदु
किसी बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच की जो कोणीय दूरी होती है वह उस पॉइंट का क्या कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। इस पॉइंट का लैटिट्यूड कहलाता है। अगर हम इस पॉइंट से पश्चिम से पूर्व दिशा में एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो यही जो लाइन होता है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होता है, डिफिनीशन है, इसको समझ गए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसके बाद सबसे पहले आप ये समझिए कि गोलार्ध क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसके ठीक सेंटर से क्या है, भूमध्य रेखा इक्वेटर जा रही है, पास कर रही है। तो देखिए ये क्या, ऊपर वाला भाग क्या है, नॉर्थ है, और नीचे वाला भाग साउथ है। तो ओके, अब देखिए जो इस भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो इस रेखा के जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाता है, तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इस भूमध्य रेखा से उत्तर वाला भाग जो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा से जो नीचे वाला भाग है ये क्या कहलाता है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि उत्तरी का इंग्लिश होता है नॉर्थर्न, ठीक है। अब देखिए गोलार्ध के लिए हम दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है हेमीस्फीयर, या इसी को हेमी की जगह पर कोई सेमी स्फीयर भी कहता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या कह देंगे, साउथर्न हेमीस्फीयर, ठीक है, साउथर्न, बाकी हेमीस्फीयर और या सेमी स्फीयर। देखिए ये उत्तरी का तो इंग्लिश नॉर्थर्न हो जाएगा, और जो गोलार्ध होता है, गोलार्ध देखिए गोलार्ध का मतलब क्या हो जाएगा, गोला का आधा। एक क्या, एक पूरा एक सर्कल बन रहा है, और इसको हम जब इक्वेटर से दो भागों में बांट रहे हैं तो क्या इसका आधा भाग बन रहा है। तो इसी के लिए हम इंग्लिश में हेमी या फिर सेमी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैथ की भाषा में मतलब क्या होता है, 1/2। हेमी या सेमी का अर्थ कितना होता है, 1/2, मतलब हाफ, ओके। तो आप ये समझ गए कि उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा से जो नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। अगर हम यहीं से एक सवाल पूछ दिया जाए कि उस रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है, और वो गोलार्ध का नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा का क्या नाम है, तो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अक्षांश पर। एक क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। हम कुछ अक्षांश रेखाएं यहां पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं। आप अगर इस फिगर को देख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए एक देखिए सभी क्या है, जितनी भी पश्चिम से पूरब की ओर हम ये अक्षांश रेखाएं, पश्चिम से पूरब की ओर सभी की सभी क्या है, इस भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो देखिए इसमें एक बात को आप ध्यान से गौर करिए, ऑब्जर्व करिए कि जैसे जैसे यहाँ पर एक क्या है, देखिए जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रहे हैं, या विषुवत रेखा से हम नीचे दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड से, उनकी लंबाई क्रमशः क्या हो रही, घटती जा रही है। देखिए यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा पर इनकी लंबाई सबसे अधिक है, इसके बाद यहाँ पर कम हो गई, फिर यहाँ पर कम हो गई, ऐसे जाते जाते अंत में सबसे कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से
सवाल आता है, सवाल क्या आता है कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़े, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, ठीक है, भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या परिवर्तन आता है, तो इनकी लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। चाहे हम अगर उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तब भी इनकी लंबाई घटती जाती है, या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तब भी इनकी लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। ओके, अब देखिए इनकी लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो कहीं देखिए इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं इस पूरे ग्लोब पर एक दो बिंदु ऐसा होगा जहां पर इनकी लंबाई सबसे अधिक होगी, और एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर इनकी लंबाई सबसे कम होगी। जब इनकी लंबाई क्या है, बराबर नहीं है, ये अक्षांश रेखाएं क्या है, इक्वल लेंथ की नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि इनकी लंबाई कहीं पर मैक्सिमम होगी और कहीं पर मिनिमम होगी। तो यहां से भी जिस स्थान पर इनकी लंबाई सबसे मैक्सिमम होती है वही स्थान होता है इक्वेटर, और जिस स्थान पर इनकी लंबाई मिनिमम होती है वो स्थान होता है पोल। अगर उत्तरी भाग में है तो उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो दक्षिणी भाग में उसको साउथ पोल कहेंगे, ठीक है। और ये पोल पर अक्षांश रेखाओं का मान कितना हो जाता है, तो पोल पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका मान हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। साउथ पोल पर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब यहां पर और पृथ्वी पर अगर मान लीजिए सेंटर है पृथ्वी का, तो इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ऐसे, ठीक है। और यहां पर भी कैसे बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। आप ये समझ गए। तो देखिए जैसे हम अगर क्या पोल की ओर जा रहे हैं, इनकी लंबाई क्रमशः घटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस ग्लोब पर एक बिंदु ऐसा आता है ऊपर वाले भाग में, जहां पर ये जो लाइन होती है ना, अक्षांश रेखाएं, एक लाइन के रूप में ना होकर एक बिंदु के रूप में हो जाती है, ठीक है। और वो जगह कौन सा होता है, पोल्स होता है, ठीक है। उत्तरी भी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल दोनों जगह पर ये जो रेखाएं हैं एक बिंदु के रूप में होती है, ठीक है। ये चीज समझ गया। देखिए अब यहां से सवाल क्या बनता है, तो सबसे पहले यह सवाल बनता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है इक्वेटर। उसके बाद आता है कि कहां पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के समान होती है, तो ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके बाद से क्वेश्चन क्या बनता है, अब देखिए अब क्वेश्चन बनेगा कि हम भूमध्य रेखा से अगर नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा, तो इनकी लंबाई जो होती है क्रमशः घटती जाती है। अब अगर दूसरा सवाल बन जाए कि अगर हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी अक्षांश की ओर, दक्षिणी पोल की ओर आ रहे हैं, साउथ पोल की ओर आ रहे हैं, तो इनकी लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा, तो इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है। अगर दूसरा सवाल पूछ दे इसी में कि अगर हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आए तब अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए पहले हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर आते हैं, उसके बाद इक्वेटर से साउथ पोल आते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए अगर हम यहां से चल रहे हैं, नॉर्थ पोल से चल रहे हैं, तो इनकी लंबाई देखिए पहले एक बिंदु के रूप में था, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, इसके बाद भी बढ़ गया। तो अगर हम पोल से इक्वेटर आते हैं तो इनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। पोल से इक्वेटर आएंगे तो इनकी लंबाई क्या होगी, बढ़ती होगी। चाहे हम साउथ पोल से भी क्या जाएंगे, इक्वेटर जाएंगे, तब भी इनकी लंबाई क्या होगी, तो बढ़ेगी। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक आ रहा है तो अक्षांश रेखाएं पहले बढ़ती है। अब देखिए इक्वेटर पर आ गया, इक्वेटर के बाद से अगर वो साउथ पोल पर आएगा तो क्या होगी, यहाँ से घटेगी। अगर नीचे से जाएंगे ऊपर तो बढ़ेगा भूमध्य रेखा की ओर। अगर हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, घटेगी। तो यहां से दो तीन तरह का सवाल बन जाएगा क्या कि माने भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो लंबाई क्या होगी, घटेगी। भूमध्य रेखा से नीचे की ओर साउथ पोल जाएंगे तो लंबाई घटेगी। अगर हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल आएंगे तो लंबाई पहले बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, घटेगी। अगर हम साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हैं तो पहले लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, घटेगी। तो अगर लंबाई को लेकर सवाल आए तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसे क्या करना है, डायग्राम बना लेना, उसके बाद से समझ लेना है कि सवाल कहाँ से पूछ रहा है, किधर पूछ रहा है। जैसे भी पूछे उसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए, तो अक्षांश रेखाओं की क्या होगी, लंबाई से सवाल हो गया। अब इसके बाद सवाल आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, और इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए उस बात को समझते हैं।
ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। इसी को हिंदी में उत्तरी ध्रुव, इसको हिंदी में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये क्या है, यह है इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कि हमने किस, चलिए अब समझिए, देखिए इक्वेटर, देखिए अब यहां से ही समझिए कि हमको क्या करना है। देखिए हमको अब दूसरी अक्षांश रेखाओं का क्या करना है, उनको ड्रॉ करना है, ओके। तो देखिए अब एक समस्या हुई कि हम आखिर किस अक्षांश रेखा को, हम किस लाइन को क्या माने, स्टैंडर्ड माने, और उसी को मानकर हम और सारी अक्षांश रेखाओं को क्या करें, गणना करें। तो चूंकि क्या है, देखिए ये जो विषुवत रेखा है वो क्या है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर गुजर रही है, और ये सबसे बड़ी और क्या सबसे बड़ी रेखा है। तो क्या किया गया ना, इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया, इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया, और इसी के संदर्भ में हम बाकी अक्षांश रेखाओं के क्या करते हैं, गणना करते हैं, या उसी को ड्रॉ करते हैं। तो चूंकि इसको स्टैंडर्ड माना गया, तो जनरली जितना भी चीज को स्टैंडर्ड माना जाता है ना, उसका या तो मान 0 होता है या फिर 100 के 100 होता है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, तो इसी का मान क्या कर रख दिया गया, 0 डिग्री रख दिया गया, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा का मान कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री, और ये क्या है, अक्षांश के देशांतर है, तो चूंकि ये अक्षांश है तो इसका पूरा नाम क्या होगा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अगर यहां से सवाल बन जाए कि भूमध्य रेखा का मान होता है तो 0 डिग्री अक्षांश, या 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या किया गया कि 1 डिग्री के अंतराल पर, कितना के अंतराल पर, तो 1 डिग्री के क्या है, तो इंटरवल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर इसके ऊपर 90 को क्या की गई, अक्षांश रेखाएं खींची गई। मतलब 1 डिग्री के अंतराल कहने का मतलब, जब हम दूसरी अक्षांश रेखा खींचेंगे ना, अगर हम दूसरी अक्षांश रेखा खींच रहे हैं तो इसका मान कितना होगा, 1 डिग्री। इसके बाद अगर हम तीसरी अक्षांश रेखा खींच रहे हैं तो इसका मान कितना होगा, 2 डिग्री। ऐसे ही अगर हम नीचे की ओर अक्षांश रेखा खींच रहे हैं, इसके बाद इक्वेटर के जस्ट बाद, इसका मान कितना होगा, 1 डिग्री, ठीक। इसके बाद खींच रहे हैं तो इसका मान कितना होगा, ये होगा 2 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही कह के कितनी, तो 90, ये होगा 3 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही कह के ऊपर की तरफ 90 गो अक्षांश रेखाएं को खींचा गया, और साउथ की तरफ भी 90 अक्षांश रेखाएं की खींचा गया। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 19, और नीचे भी हो जाएगा 19, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहां से सवाल ये बनता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कि मैंने पूरे ग्लोब पर ऐसे कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो देखिए ऊपर हमने ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची है, तो ऊपर हमने 90 गो अक्षांश रेखाएं खींची है, और ठीक इसके नीचे भी हमने कितना, 90 गो अक्षांश रेखाएं खींची, तो इसको जोड़ देते हैं। और एक जो बीच वाला ये है, ये जो इक्वेटर है, इसको भी तो हमने खींचा है, जो जिसका मान 0 डिग्री है, ये भी तो क्या एक लाइन है, ठीक है। तो इसको भी हम जोड़ देते हैं, एक हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, लेकिन ये अगर इसको जोड़ने के बाद से कितना आंसर आ रहा है, 181 आ रहा है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 नहीं होती है। यहीं पर क्या होता है, गलती कर देते हैं हम लोग। देखिए एक बात को हमने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, इनकी लंबाई में क्या होती है, क्रमशः घटती जाती है। इनकी लंबाई ऐसे क्या होगी, घटती जाएगी। तो मतलब पोल पर क्या होगा, ये जो होती है ना अक्षांश, एक रेखा के रूप में नहीं होकर एक बिंदु के रूप में होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा ना एक बिंदु के रूप में होगी। नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर अक्षांश एक बिंदु के रूप में होते हैं, लाइंस के रूप में नहीं रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, इसमें तो इस दोनों को काउंट कर लिया है। यहाँ पर नॉर्थ पोल को भी काउंट कर लिया और साउथ पोल को भी काउंट कर लिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 को घटाना पड़ेगा। ये 2 कहाँ से लाए हैं, तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को हम घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अक्षांश जो होते हैं एक बिंदु के रूप में होते हैं, एक लाइन के रूप में नहीं होते हैं। हमको क्या करना है, अक्षांश रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए इसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद से कितना आ रहा है, 179। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कितना हुआ, तो ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो 179। आप इसको 181 मत कहिएगा, जो कंसेप्ट है आप समझ गए। कंसेप्ट क्या है कि ग्लोब जो पोल होता है, पोल पर, ध्रुव पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में होती है, न कि एक लाइन के रूप में। लाइन के रूप में नहीं होती है। जब लाइन के रूप में नहीं रहती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको घटाना पड़ेगा।
अगर इसी सब, अब देखिए, अब यहाँ से एक दूसरा सवाल पूछ दे। दूसरा सवाल क्या है कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कितना डिग्री, मतलब ग्लोब पर अक्षांश रेखा मतलब कितना डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है। तो अगर एंगल का बात हो, ठीक है, तो एंगल कितना का होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 गो एंगल ऊपर बन रहा है, 90 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल नीचे बन रहा है, दोनों का सम कितना, 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 0 डिग्री को शामिल नहीं कर रहे हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या, कुछ नहीं होता है, तो 90 ऊपर 90 नीचे, कितना हो जाएगा, 180। चलिए ये समझ गए। देखिए यहाँ पर इस पर फोकस करना है, 179 पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। चलिए ये समझ गए। इसमें हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। चलिए एक, ठीक है, ये समझिए जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं की जो लंबाई होती है बराबर नहीं होती है। और अब इसके बाद समझिए, मान लीजिए जो अक्षांश रेखाएं की लंबाई बराबर नहीं होती है, और दूसरा बात क्या है कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है, परस्पर समानांतर है। ये जो दोनों क्या है, अक्षांश रेखाएं दोनों के दोनों क्या है, समानांतर है। अगर समानांतर है तो इनकी बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर ये दोनों क्रमागत माने क्या है, ये आपके अक्षांश रेखाएं, माने एक अक्षांश रेखा और इसके बाद से जस्ट ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की क्या दूरी कितनी होती है। अगर दो अक्षांश रेखाएं क्या है, समानांतर है, और समानांतर है तो इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर होगी। मतलब यहां पर जितना दूरी है वही दूरी यहां पर भी होगी, ठीक है, वही दूरी यहाँ पर भी होगी। तो ये दूरी होता कितना है आखिर, तो ये दूरी होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 डिग्री अक्षांश रेखा है और 2 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अभी तक हमने अक्षांश रेखा के बारे में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो अक्षांश रेखाएं होती है, सबसे बेसिक और सबसे पहला सवाल, क्या अक्षांश रेखाएं वास्तविक होती है, नहीं, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती है। दूसरा सवाल, अक्षांश रेखाओं को हम किस डायरेक्शन में खींचते हैं, तो इसको हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर खींचते हैं। इसके बाद सवाल क्या है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 179। उसके बाद क्या है, क्या अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, तो हाँ, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा या इक्वेटर। इसके बाद है कि किस जगह पर जो अक्षांश रेखाएं हैं एक बिंदु के रूप में होती है, तो वह ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ओके, और इसके बाद है कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इनकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो इनकी लंबाई क्या होती है, क्रमशः घटती, मान लगातार घटती जाती है। और जब हम ध्रुव से आते हैं यहाँ पर विषुवत रेखा की ओर, तो इनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलिए, ओके, चलिए अब हम इसमें आगे की ओर पढ़ते हैं। ये तो अच्छा ही नहीं बना, चल जाएगा, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर का मान कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश। इक्वेटर कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश। अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं जस्ट, अगर ये है 23.5 डिग्री, ठीक है, अगर ठीक इसके नीचे आ रहे हैं, ये है 23.5 डिग्री। क्योंकि जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, ऊपर वाला भाग नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला भाग साउथ है, ठीक है। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। एक और लाइन यहीं पर ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, 66.5 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। और इसका अगर ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 डिग्री,
66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए अब इनका नाम होता है और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए 0 डिग्री अक्षांश को तो सभी लोग जानते हैं, इसका नाम क्या है, इक्वेटर, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसी को हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, कैप्रिकॉर्न। अरे 66.5 डिग्री उत्तरी जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक सर्किल। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है ठीक है, जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसका नाम क्या होता है, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। देखिए इसको 23.5 डिग्री, इसी का क्या नाम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा, और इसको कहते हैं क्या, मकर रेखा। ठीक है, और ये तो इसका तो हिंदी में तो इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखिएगा, ये क्या है, जरूरी चीज है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक क्षेत्र और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक क्षेत्र। तो इसको क्या करना है, याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कर्क रेखा मकर रेखा का बहुत इस्तेमाल होगा आगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, याद रखना। और ये क्या है, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, चलिए इसमें आगे चलते हैं। देखिए अब इस पर एक अक्षांश पर एक दो कंसेप्चुअल सवाल बन जाता है, और वो कंसेप्चुअल सवाल क्या है, तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है, एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी स्थान का अक्षांशीय स्थिति होगा, चार ठो ऑप्शन दिया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी स्थान का अक्षांशीय स्थिति होगा 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, 92 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी और 66 डिग्री पश्चिमी। माने निम्न में से कौन सा किसी भी स्थान का अक्षांशीय स्थिति हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले याद रखना है, क्या पता करना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, पूरब से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, लेकिन जो इनका मान होता है ना, या तो उत्तरी होगा नहीं तो दक्षिणी होगा। ठीक है, मान लीजिए इस रेखा का मान कितना होगा, इसका मान लीजिए कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में उत्तरी अक्षांश आएगा, 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो। ठीक है, अगर नीचे कोई रेखा खींच रहे हैं तो इसका मान क्या किस में आएगा, तो ये क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। मतलब अक्षांश रेखाएं या तो उत्तरी होगी नहीं तो क्या होगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होगी। ये कभी भी पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश रेखा नहीं हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले तो हम इस पूर्वी अक्षांश रेखा कह रहे हैं, इसको हटा देंगे, और क्या कर रहा है, पश्चिमी अक्षांश रेखा कह रहा है, तो इसको हटा देंगे। फिर भी क्या हमारे 2 ऑप्शन बच जा रहे हैं, एक है 92 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए हमने आपको ये बताया है कि देखिए
इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर हम कितना अक्षांश रेखाएं खींच रहे हैं, 90 गो। तो मतलब यहां से अधिकतम अक्षांश रेखाएं 90 ही खींची गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अक्षांश रेखा का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। अगर 90 डिग्री से अधिक है तो ऐसी कोई रेखा इस पृथ्वी पर चाहे इस ग्लोब पर नहीं मौजूद है, हम उसको नहीं खींच सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अक्षांश रेखा का मान कभी भी 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। और यहां पर इसका मान कितना है, 92 डिग्री है। मतलब ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो जो ऑप्शन बच गया यही हो सकता है, कितना 45 डिग्री है दक्षिणी अक्षांश। मतलब क्या हुआ, ये रेखा क्या हो सकती है, जहां कहीं हो सकती है, ठीक है, 45 डिग्री साउथ में ये पार्ट होगा। साउथ हेमिस्फीयर में ये जो किसी देश जो स्थान हो कहाँ होगा, साउथ हेमिस्फीयर में होगा। ओके, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर कर यूपीएससी इस पर ये क्वेश्चन बनाया है और उसमें 90 डिग्री से अधिक ऑप्शन दिया गया था और पूर्वी और पश्चिमी भी ऑप्शन दिया गया था। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या कि अक्षांश रेखा का मान कभी भी 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। चलिए अब आता है कि किसी भी, मान लीजिए क्या कोई देश का कोई देश है, उसका लोकेशन है, ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए कोई लोकेशन है, कोई देश है, ठीक है, उसका एरिया है। अगर हमें किसी भी देश का सबसे उत्तरी बिंदु निकालना है, उत्तरी बिंदु, और क्या जो सबसे क्या है दक्षिणी बिंदु है, किसी भी कंट्री का अगर हमें सबसे नॉर्थर्न पॉइंट पता करना है और साउथर्न पॉइंट पता करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अक्षांश का कि देशांतर का, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। तो कभी भी सबसे उत्तरी बिंदु या दक्षिणी बिंदु निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं। अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान का सबसे उत्तरी बिंदु या दक्षिणी बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। और इसी कंसेप्ट के द्वारा देखिए इसी कंसेप्ट पर एक और कंसेप्ट है जिस पर क्या करता है यूपीएससी एक सवाल बनाया है। चलिए उसको भी देखते हैं। सवाल देखिए, एक पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ग्लोब है, एक क्या इक्वेटर है, ठीक है, ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है। ओके, मान लीजिए ये कितना है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 60 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश हो रहा है। तो अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से मैंने इन दोनों अक्षांश रेखाओं में से कौन सी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से सबसे दूर होगी, तो देखिए अक्षांश रेखाएं में जो जितना इसका मान जितना अधिक होगा ना, मान लीजिए यही अक्षांश रेखाएं सबसे दूर है भूमध्य रेखा से, इतना दूर है, ठीक है, और ये क्या इसके पास में है। तो देखिए अगर नंबर का मान अधिक है, उत्तर में है, तो उत्तर में क्या होगा, सबसे अधिक दूर होगा। ओके, देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल कैसे बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर उत्तरी अक्षांश के लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और डी में हो जा रहा है 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, 4 गो ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि 4 ऑप्शन में से कौन से जो अक्षांश रेखा होगी भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूर होगी। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है इससे सबसे अधिक दूर कौन सी स्थित होगी। तो मान लीजिए एक कोई क्या है ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है